व्हाट्सएप चैट्स को एविडेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं कोर्ट्स में, स्क्रीनशॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट्स में, ये वैलिड है ईडी का हमारे कंट्री में? एग्जैक्ट काम क्या है? एंड सेक्शन 498 है, आपको लगता है कि जो उसका पर्पस था अब वो पर्पस धुंधला हो चुका है एंड इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, वो ज़्यादा हार्म कर रहा है उसी पर्पस जिस पर्पस के लिए बना था? सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी जगह क्रिटिसाइज़ करा है लड़कियों को कि फीमेल्स आर मिसयूजिंग द लॉ, जो हमने उनको पावर दी। बेसिकली अगर आप अरेस्ट किसी ने, पुलिस ने आपको किया है तो आपके नोन को पता होगा कि अरेस्ट इज़ मेड, जिस पुलिस स्टेशन में पुलिस उसको उठा के लाए, आपके पड़ोसियों को पता होगा। अगर लेकिन इस हालातों में पकड़ा गया आपको कि किसी को नहीं पता मान लो, तो बात अलग है तब भी, लेकिन पुलिस का एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल है कि आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ेगा। जी। वकील हाजिर हो। वकील हाजिर हो पे आज मेरे साथ हैं अक्षय कौशिक। इज एडवोकेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह पे प्रैक्टिस करते हैं। एंड टुडे वी हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग हिम इन द स्टूडियो ऑन वकील हाजिर हो। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो। अक्षय, मेरा पहला सवाल, पुलिस का डर एक तो प्रिवेल करता है सोसाइटी में, किस हद तक वो डर सही है? पुलिस किस तरह की ब्रुटैलिटी कर सकती है आपके साथ, और आप उस केस में क्या कर सकते हो? देखो, पहले समझना पड़ेगा पुलिस का रोल बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। क्राइम और जस्टिस को बैलेंस करने के लिए पुलिस को एक पावर दी गई है, लाइक अरेस्ट, सीजर, अटैचमेंट्स एंड रिमांड, कस्टडी, एवरीथिंग लाइज विद द पुलिस ओनली। इसके बाद आप कोर्ट के पास जाते हो। फर्स्ट पब्लिक रिकोर्स है आपका पुलिस अथॉरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग बैड हैपन्स टू मी राइट नाउ, तो आई डायरेक्टली गो टू द पुलिस स्टेशन, नॉट द कोर्ट। राइट, दिस इज समथिंग द फर्स्ट पब्लिक रिकोर्स आई वुड बी टेकिंग, कि मुझे सीधा पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है। अब ये पुलिस के ऊपर होगा कि वो एफआईआर लॉन्च करे ना करे, वो कंप्लेंट मेरी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले ना ले। अगर वो नहीं सुनती है मेरी, तब मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि नाउ आई एम कमिंग टू द कोर्ट बिकॉज पुलिस डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन माई कंप्लेंट एंड द ऑफेंस विच हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट मी is something of a serious nature, and it should have been taken into consideration by the police officer, which he did not. Right. Basically, I would be going to the court only. तो पुलिस का रोल यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट एक्चुअल लाइफ में जितना मैंने पुलिस को और सिस्टम को करीब से देखा है, दैट इज़ समथिंग कि मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे जिसमें पुलिस ने अपना रोल सही नहीं निभाया। जैसे कि एक रीसेंट केस है, मैं आपको रीसेंट इंसिडेंट ही बताऊंगा। मेरा क्लाइंट था, उनके पास उनका फ़ोन आई थिंक 10 बजे के आसपास था। ही वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड ही वॉज लिविंग विद हिज पार्टनर। तो लड़का लड़की दोनों अपना आराम से रह रहे थे। तो पुलिस ऑफिसर्स ने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली कहीं से कि भाई कोई ऑफेंस हुआ है। आई थिंक 15 करोड़ का कुछ ऑफेंस था, बेसिकली ट्रांजेक्शन का था, जिसमें बैंक की ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व थी। उसके बाद पुलिस को किसी चैनल के थ्रू उसके बारे में पता चला। रात को वो लोग गए, आई थिंक 10 बजे के आसपास। 4 पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनको कॉलर से पकड़ा लड़के को और मारना शुरू कर दिया घर में घुस के। सारी चेकिंग सर्च शुरू कर दी विदाउट एनी सर्च वारंट। अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट लाइक दी PML अथॉरिटी, कुछ भी नहीं है उनके पास, बट दे आर सर्चिंग द हाउस रात के 10 बजे बिना वारंट के। और उसके अलावा कोई सेक्शन 41A का नोटिस नहीं दिया गया। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, 41A का नोटिस जनरली तब दिया जाता है जब आपको लगता है कि आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन इसमें अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सर्च की ज़रूरत है। नहीं, सर्च की तो नहीं है, मतलब अरेस्ट की जरूरत नहीं है बेसिकली। तो आप 41A का नोटिस देते हो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए सामने वाले को, कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो आके, और हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर हमें लगा कि आपको अरेस्ट करना चाहिए तो ही अरेस्ट होता है, पुलिस को लगता है। अगर पुलिस को नहीं लगता अरेस्ट होना तो पुलिस नहीं अरेस्ट करती। तो 41A का नोटिस की मैंडेट होता है CRPC के हिसाब से। इस केस में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने क्या करा, वो सीधा घर में घुसे, नॉक कराए। 4 मेल पुलिस ऑफिसर, नाउ आई एम टेलिंग यू कि लड़की घर पर है। पहली बात आपको समझनी, जब लड़की घर पे होगी तो आपको लेडी कांस्टेबल को लेके जाना था, मैंडेटरी। तो पुलिस ने पहला डिफ़ॉल्ट करा कि वो लेडी पुलिस ऑफिसर को लेकर ही नहीं गए। दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ द पुलिस, जो मैं बता रहा हूँ कि इनकी मिस्टेक्स कहाँ होती है। सेकेंडली, वो उसको लेकर कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था, बस कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी, और वो भी एक ऐसे केस के बारे में जो कि एक इकोनॉमिक क्राइम है, जिसकी पावर आपको देखने की थी नहीं। एज अ पुलिस ऑफिसर जो आप देख रहे थे, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, उसकी गाड़ी को भी जब्त किया, उसके बैग, लैपटॉप्स की सब लिए, और थाने में पहुंच गए। फरीदाबाद थाने का ही केस था। एंड मेरे पास उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, ये क्या करें, हम तो परेशान हो गए, और ऐसे बहुत मारा है। मैंने कहा मारा क्यों है, क्या आप रेसिस्ट कर रहे थे? कह रहे नहीं, मारना शुरू कर दिया बस बिना पूछे ही। एंड अब डरे हुए काफ़ी। मैंने कहा मेरे को पुलिस वाले का नंबर दो। मैंने नंबर लिया, आई कॉल्ड हिम।
तो ही सेड कि आप सीधा पुलिस स्टेशन आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा सर आपने पता है ना आपने करा क्या है? तो कह रहा हाँ मुझे पता है, मेरे को टेंशन नहीं है, आप आओ थाने में, रात को मिलते। 11:30 तक मैं फरीदाबाद थाने में था विद माई टीम। देयर ओनली स्टार्टेड शोइंग मी व्हाट्सएप चैट एंड अदर थिंग्स कि सर ये देखो आपके क्लाइंट ने ये सब किया है। मैंने कहा 24 घंटे में आपकी नौकरी जाएगी, जो आपने कर दिया है बहुत गंदा रिप्रिमेंड होगा आपका। आपको पता भी आप क्या कर रहे हो, आपकी पावर्स ही नहीं है, एंड यू हैव टेकन थिंग्स सो सीरियसली कि आप मार रहे हो। मैंने कहा 41A का नोटिस कहाँ था? कह रहा मैंने वहीं साइन करवा लिया। मैंने कहा पता है आपको घर में CCTV लगे हुए थे? तो दैट वाज माय स्टाइल टू डील विद द पुलिस। बट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पुलिस ने किसी भी तरीके से कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा। अच्छा। जस्ट बिकॉज उनको लगा कि कुछ ऐसा हो सकता है, और आफ्टर अ वाइल दे लेट फ्री माई क्लाइंट। उन्होंने मेरे क्लाइंट को छोड़ा भी है। उसके बाद केस दोबारा बना ही नहीं, वो केस था ही नहीं, सस्पिशन के बेस पे सब हुआ था, विदाउट सर्विंग एनी 41A नोटिस। अब पुलिस की जिम्मेदारी है चीज़ों को संभालने की, राइट। और पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? लोगों को डरा रही है। अगर उनके पास वकील नहीं होता, और पुलिस का पहला शब्द मेरे पास ये था कि मुझे नहीं पता था इस लड़के की कोई दिल्ली में वकील से जान पहचान होगी। तो उनको ये लग रहा था कि ऐसे ही रह रहा होगा अपने पार्टनर से, कि कोई ऐसा कोई वकील होगा नहीं इसके पास, वरना मैं इसको अरेस्ट नहीं करता। बेस्ड ऑन सम इन्फॉर्मेशन, जो एक व्हाट्सएप चैट थी उसके बिहाफ पे 15-20 करोड़ का कोई फ्रॉड था। ही वॉज अ क्लर्क इन द बैंक। उसके बेस पे उन्होंने उसको अरेस्ट करा है, एंड दे वर डिमांडिंग आई थिंक ह्यूज अमाउंट कि आप इतना पैसा दे दो, हम इसको फ्री कर देंगे। दैट वॉज आर डिमांड, 10 लाख 20 लाख रुपये। वी डिड नॉट गिव एनी सिंगल पेनी टू हिम, रेदर वी थ्रेटेंड देम कि अगर आप अब मैंने कुछ करा तो आपके खिलाफ केस होगा। क्योंकि पूरी सोसाइटी में कैमराज, आप 4 मेल ऑफिसर्स के साथ आप किसी के घर में घुसे हो रात को, जहाँ पे लड़की भी थी। शी कुड हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, हरासमेंट की किसी भी तरह की। तो दैट वाज अ सीन। आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि पुलिस का जो रोल है वो मैं आपको जस्टिफाई करूँगा। एक इंसिडेंट मैं आपको और बताता हूँ। एक केस में 138 का कंप्लेंट आपने सुना होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आता है। जब कोई इसको चेक इशू करता है तो चेक बाउंस का केस होता है बेसिकली। उसमें आपने किसी को पैसा दिया, उसने आपको बदले में चेक दे दिया इन एक्सचेंज कि अगर मैंने आपको पैसा नहीं चुकाया तो ये चेक आप बैंक में डालो, और PD से चेक भी कहते हैं, कई बार हम पोस्ट डेटेड चेक भी देते हैं, और कई बार ब्लैंक चेक भी दे देते हैं कि आप अपना पैसा रिकवर कर लेना मेरे से। सिंपल सा केस होता है, इसमें डायरेक्टली जेल नहीं होती है। मेरे क्लाइंट एक प्रॉपर्टी डीलर थे, आई थिंक उनकी एज है 73, ही इज़ अ सीनियर सिटीजन। तो मेरे पास उनका फ़ोन आता है कि बेटा जी हम तो बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ कल। मैंने कहा हुआ क्या है? कह रहे हैं मैं पुलिस उठा के ले गई। 4 लोग आए थे, ACP SHO सब बड़े बड़े सीनियर आए, मेरे को कॉलर से पकड़ के मेरी दुकान से लेके गए। मैंने कैसे हो गया ये? कह रहे किसी ने कोई कंप्लेंट करी थी। मैंने कहा आप पे कौन सा केस है? तो आई डायरेक्टली वेंट टू पुलिस स्टेशन उसी वक्त। मैंने कहा नंबर दो मुझे पुलिस वाले का। मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा क्या चार्जेस थे? तो उन्होंने कहा चार्जेस सर एक कंप्लेंट आई थी, इन्होंने किसी को चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया। मैं चेक बाउंस में आप गर्दन से पकड़ के ले आओगे एक आदमी को? कह रहे नहीं ये बड़ा ऑफेंस है। किसने का बड़ा ऑफेंस है? आपने कहाँ से स्टडी कर लिया? नौकरी किसने दी पहले आपको ये बताओ। सीरियसली दिस इज़ अ सीरियस क्वेश्चन कि आप चेक बाउंस में किसी को उठा के ले आए। मतलब ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। इसमें सिंपल से पुलिस नॉर्मल कंप्लेंट फाइल होती है, जिसमें कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होगी बेसिकली 138 के अंदर। कोर्ट में आप जाना पड़ता है, वहाँ से बेल करवानी पड़ती है। दिस इज़ नॉट अ हीनियस क्राइम। तो आई हैव सीन इन सम इंस्टेंसेस कि पुलिस इज़ नॉट डूइंग थिंग्स जो उन्हें करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस सपोर्ट्स अस लाइक एनीथिंग, कि पुलिस हमें केस में भी सपोर्ट करती है। पुलिस अननेसेसरी अरेस्ट नहीं कर रही होती है। अब रीज़न नहीं कह सकता। आई थिंक देयर आर पीपल हु आर गुड, हु आर बैड, and who are misusing the power and who are safeguarding the interest of the people at large. both the like the दोनों तरह के लोग एक एरिया में लाइक लॉयर्स अच्छे भी है बुरे भी है, हर तरह के लोग हैं। मतलब बेसिकली आई वुड नॉट कमेंट अपॉन एनी सिंगल पर्सन हेयर कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। बट समहाउ आई फील पर्सनली कि पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो मुझे उतना फील नहीं होता कि दे आर दैट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स पब्लिक। लोगों को डर लगता है पुलिस से, और लोगों का भरोसा वकीलों पे ज़्यादा बढ़ गया है। True. मुझे याद है केस और एग्जांपल दूंगा कि आई थिंक दैट वाज अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, दहेज का केस था। तो मेरी क्लाइंट जो थी शी वाज हरास्ड बाय द इन लॉज एंड तो उसे थाने वाले ये समझा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हमें अलाउड नहीं होता जाना, खासकर जब आप महिला सेल में कंप्लेंट्स डालते हो, वहाँ हमारा लॉयर्स को आना अलाउड नहीं होता। तो उसको समझा रहे थे वकील पागल बनाते हैं, वकील फीस लेते हैं, तुम घर जाओ, लड़का मार रहा है तो मार दे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका काम है, लड़के का काम होता है चुपचाप घर में रहे। वो उसको इस तरीके से समझा रहे थे और कह रहे थे लॉयर से फीस बनाते हैं, हम आपका मैटर सेटल करवा रहे हैं। उनको काम दिया गया है सेटलमेंट करवाने का, रिकन्सिलेशन करवाने का, क्योंकि मैरिजेस ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा इंडिया में।
तो मेरा उनसे, पुलिस वाले से मेरा ये कहना था, जब मैंने पुलिस वाले से बात करी, सर अगर आप काम करवा दो ना तो सच में वकीलों की ज़रूरत ना पड़े, और मैं कह रहा हूँ आप करवा दो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके यहाँ से काम ही नहीं हो, मतलब आपके यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा पब्लिक को। पब्लिक इज़ मोर स्केर्ड ऑफ यू। कि आपने मेरी क्लाइंट को ये बोला है कि आप मार खा लो, हस्बैंड तो आदमी तो ऐसे ही होता है, आप ऐसे रिकनसाइल कराओगे मैरिज को, ये तो परमानेंट ब्रेकडाउन हो जाएगा मैरिज का, और उनका भरोसा आप पे से उड़ गया है। आप उसके राइट्स की बातें करो, आप वुमेन सेल में बैठे हो, आप ACP हो, उसको राइट्स बताओ कि आपके राइट्स क्या है, व्हाट आर योर एक्चुअल राइट्स एज ए फीमेल, आप कैसे घर में रहो, अगर आपके इंडिविजुअल राइट्स है तो कैसे सास को आपको डील करना है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आओ, हम लोग दोबारा रिकनसाइल करवाएंगे, बट रेदर देन डूइंग दोज थिंग्स यू आर ह्यूमिलेटिंग माई क्लाइंट। आप उसे प्रेशराइज कर रहे हो कि दब के रहो, नौकरी पे नहीं जा रहा, अगर तनख्वाह देनी है तो घर पे तनख्वाह दे, तो सास ने बोला क्या हो गया, ऐसा तो घर नहीं चलेगा ना। ऑन द कॉन्ट्ररी आप कह रहे हो कि वकील आपको भड़का रहे हैं, आपके इंडिविजुअल राइट्स को अगर वो अपलिफ्ट कर रहे हैं आपको, तो वो आपको भड़का रहे हैं। हम तो वही काम कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोल रहा है, हम उनको वो राइट्स बता रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको दिए है, हम उन्हें कुछ न्याय नहीं बता रहे। ट्रू, दैट इज समथिंग, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड लॉयर हेयर, एंड ऑल्सो हाउ दे डील विद दिस सिचुएशन, हाउ वी डील विद दिस सिचुएशन। हमसे लोग डरते नहीं है, मैंने देखा है, फीस से डरते होंगे शायद कि हमारी फीस ज़्यादा हो सकती है, कितनी डेट्स हम ले लेंगे कोर्ट्स में, कितनी बार हम अपील में चले जाएंगे, लेकिन हमसे और कोई डर पब्लिक को नहीं है। पुलिस से अलग ही तरह का डर है, पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो आई थिंक वो भरोसा बनाने के लिए पुलिस को अपने हिसाब से काम करना ज़रूरी है, वो डर नहीं होना चाहिए। पुलिस का मेजर काम शांति, सेवा, न्याय, जो अपना वो लोगो मानते हैं या फिर कहते हैं हमारा मोटो है शांति, सेवा, न्याय। न्याय फॉलो नहीं हो रहा है, सेवा फॉलो नहीं हो रही है, और न्याय मतलब शांति एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि लोगों का मन ही अशांत है तो कैसे हम लोग मान सकते हैं। दिस लैक ऑफ ट्रस्ट, डू यू थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉ सिस्टम दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है, लोगों को समझ नहीं आता कि पहले क्योंकि पुलिस के पास जाना एक बड़ा स्टेप है, और उसके बाद लॉयर के पास जाना और बड़ा स्टेप है एक कॉमन मैन के लिए। मान लीजिए एक आदमी है जो अरेस्ट होता है, पुलिस उसको उठा के लेके जाती है, फ़ोन छीन लिया, लॉयर से कह रहा है बात नहीं करने दे रहे, अपने आप पे हो, ही इज बाय हिज ओन। अब क्या करे वो? फ़ोन छीन लिया, बात नहीं करने दे रहे हैं और बोल रहे हैं तेरे मुकदमे हैं वगैरह वगैरह, अब क्या करे? अब देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि पुलिस ने आपको किस पर्सनल वेंडेटा पे अरेस्ट करा है। अगर वो पर्सनल वेंडेटा है तो आपका पता ही नहीं चलेगा, आप महीनों भर तक पुलिस स्टेशन में भी रह सकते हो, क्योंकि अगर आपका कोई नोन नहीं है जिसको पता हो कि आप अरेस्ट हुए हो। बेसिकली अगर आप अरेस्ट पुलिस ने आपको किया है तो आपके नोन को पता होगा कि अरेस्ट इज़ मेड, जिस पुलिस स्टेशन में पुलिस उसको उठा के लाया, आपके पड़ोसियों को पता होगा। अगर लेकिन इस हालातों में पकड़ा गया आपको कि किसी को नहीं पता, मान लो, तो बात अलग है तब भी, लेकिन पुलिस का एक प्रोसीजर, प्रोटोकॉल है कि आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ेगा। दैट इज़ अ रूल एंड प्रोसीजर, तो उनको फॉलो ही करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो उनके ऊपर एक्शन होता है। तो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट उन्हें आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन ऑल्सो यू कैन सबमिट इन द कोर्ट रूम कि मुझे मेरा लॉयर दिया जाए, मुझे लॉयर एंगेज करने का मौका नहीं दिया गया, पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी करी। आई डिड आस्क फॉर माई राइट्स, बट पुलिस ने मेरे राइट्स कर्टेल करे हैं वहाँ पे। तो यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट दैट पुलिस ऑफिसर इन द कोर्ट रूम इटसेल्फ। तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। तो ये आपको इसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि अगर आपके पास कोई लॉयर को उसने उस समय फ़ोन नहीं करने दिया तो आप कर ही नहीं पाओगे। वो 24 घंटे में आपको लेके जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। अब मेन सिचुएशन क्या होती है, जो लोग डरते हैं, जिस वजह से लोग कई बार बहुत पैसे भी दे देते हैं पुलिस को, वो जो डर होता है, उनको पता नहीं है कि ऐसा कोई रूल है। और इवन पता भी है तो उनको रात को थाने में नहीं सोना। क्या रात भर सोएंगे? वो 2 थप्पड़ और कोई मार देगा, शायद मेरे साथ कोई बदतमीजी हो जाए, मेरी सोसाइटी में क्या नाम क्या, वो सुबह तक जज के पास जाने नहीं चाह रहा। पुलिस उसको इतना डरा देती है और 1-2 लगाती है तो बंदा डर ही जाता है। तो उस मोमेंट का फ़ायदा उठा के, मतलब पुलिस ऑफिसर कैन टेक ब्राइब, वो लोग खुद ही दे देते हैं। वो मांगेगी मेरी तो भी कहेंगे सर कुछ पैसे लेके मेरे को आज छोड़ दो, जबकि पुलिस उसको अदरवाइज भी छोड़ने ही वाली है, क्योंकि वो ऑफेंस है ही नहीं ऐसा लंबा चौड़ा। तो उस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो पुलिस के साथ, मतलब मेरा मानना उस सिचुएशन में है कि अगर आप उससे कोऑपरेट कर दो पुलिस से कि ठीक है सर जैसा आप कहेंगे ठीक है, बट आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, मतलब जो पब्लिक भी है ना, ऑफेंसिव हो जाती है, वो पुलिस की सुनती नहीं है। मैंने काफ़ी आई थिंक वीडियोज़ में भी देखा और पर्सनली भी देखा है कि कई बार जिनके पास लॉयर होता है ना, वो अग्रेसिव होते हैं कि भाई लॉयर से बात करो, मतलब पुलिस ने कुछ बोला ही नहीं, उससे पहले वो अपने वकील को फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर पुलिस अग्रेसिव हो जाती है
कि मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ, तो वकील की धमकी दे रहा है मेरे को, तो आपको भी आई थिंक पुलिस से कॉपरेशन पहले बनाना भी ज़रूरी है, इन लाइन चलना है आपको पुलिस से। तो वो भी तो बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, वो आपको अल्टीमेटली फिर कहेंगे ठीक अब मैं इसको वकील से मिलने नहीं दूंगा, आज तो कुछ भी कर ले। तो इसलिए आपको समझना है कि उस ड्यूरेशन में आपका भी पुलिस से कॉपरेशन होना ज़रूरी है। वो आपको मना नहीं करेंगे अल्टीमेटली। देयर आर पीपल, आपको लगेगा अगर हाँ वो बहुत रिजिड है, आपको लग रहा है कि मेरे से कोई पर्सनल लड़ाई है इसकी, तो बात अलग है। अदरवाइज़ पुलिस ऐसे नहीं मना करेगी आपको कि आप लॉयर को फ़ोन नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। ये तो पुलिस को बोला गया है कि सबसे पहले आपको उसको बताना है कि आपके जो अरेस्ट हुआ है वो किस ऑफेंस में हुआ है। सेकेंडली आप अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास बेल करवाने का ये राइट है, आप अपने लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें पुलिस पहले ही उस अरेस्ट के टाइम पे बताती है, और उसके बाद अगर वो राइट को यूज़ करना चाहे उसके लिए उसके पास सेलफोन अवेलेबल होता है, सब कुछ उसका अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है। अब जो आप बात कर रहे हैं शायद वो चांस होता है कि वो बहुत पर्सनल वेंडेटा है, तो वो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे एक सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ, पुलिस कॉपरेशन कई लोग नहीं करते हैं, इसलिए पुलिस उसको पर्सनल ले जाती है। फिर वो 2-4 घंटे आपको कस्टडी में रखने के बाद कहती है आप वकील से बात कर ले, मेरा निकल गया 4 घंटे के अंदर। तो आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया जो आप शुरू में यूटिलाइज़ करके उससे कॉपरेशन के साथ करके यूटिलाइज़ कर सकते थे। तो एक कहीं ना कहीं गलती उस पर्टिकुलर सिटीज़न की हो जाती है कि ईगोइस्टिक हो गया, वो एरोगेंट हो गया, उसने बहस करनी शुरू कर दी पुलिस से फालतू, अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। इतना बोलो जितना ज़रूरी है। आपको पुलिस उठा के ले गई, थोड़ा वेट करो, शांति से बैठो, फिर जब दिखे कि सब कुछ नॉर्मल है, पुलिस से डील करो कि सर क्या मैं लॉयर से बात कर सकता हूँ, आई एम कोऑपरेटिंग यू, आप पूछो क्या पूछना है, वो आपको मना नहीं करेंगे। लॉयर ऑन कॉल रखना ज़रूरी है हाँ, सबसे ऊपर। अगर आपने कोई क्राइम नहीं भी करा या आपको लगता है मेरे साथ तो कुछ हो नहीं सकता, तब भी रखना ज़रूरी है। क्राइम कहीं भी हो जाता है, ऑफेंस कहीं भी क्रिएट हो सकता है। अब अभी आप गाड़ी चला रहे हो, यहाँ से बाहर निकले, बाइक पे टक्कर लगी, वो गिरा, उसके पैर में चोट लगी, उसने पुलिस को फ़ोन घुमा दिया, आप पे केस बन गया एमएससीटी का, मोटर एक्सीडेंट का। उसके बाद एफआईआर अलग से रजिस्टर्ड होगी जो एमएमके कोर्ट में चलेगी, केस रजिस्टर्ड हो गया आपके 337-338 के अंदर आईपीसी में। अब आपको केस देखना है, तो आपके पास हमेशा वकील का नंबर हो कि जब भी कुछ ऐसा हो तो फ़ोन घुमा के पूछो सर क्या करना है। आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाती है तो आपको सुपरदारी से निकलवानी पड़ती है, तो आपके पास वकील का फ़ोन तो हमेशा ही होना चाहिए, ये सबसे टॉप पे होना चाहिए। थैंक यू। लॉयर वाला लेते हैं, कहीं आपको टोपी तो नहीं बना, ठीक है। आई आस्क कि एक इंसान जब लॉयर हायर करते हैं, उनको नहीं पता होता कि कोर्ट प्रोसीजर्स क्या हैं, मेरा केस के बारे में, मेरे केस से रिलेटेड लॉज क्या हैं, प्रॉपर्टी फ्यूड है या फिर क्रिमिनल केस है, कुछ भी। ये पता कैसे चलता है कि लॉयर आपको टोपी नहीं पहना रहा है? जो आपने लॉयर हायर किया वही आपके साथ डिसऑनेस्ट तो नहीं है? टोपी नहीं पहना रहा है या फिर हाँ वो चीट नहीं कर रहा है, जो आपका वर्ड है बेसिकली मैं समझ गया। देखो लॉयर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि टोपी पहनाते या चीट करते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए मैं एक सेपरेट टर्म यूज़ कर सकता हूँ। इसको हम कह सकते हैं लॉयर्स कई बार आपको मिसगाइड कर देते हैं। अब देखो लॉ है सिंपल, अब 5 लॉज है, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट। इन लॉज के अलावा सेपरेट अदर लॉज है जो इन प्रोसीजर लॉज और सब्सटेंटिव लॉज से अलग है। अब लॉयर्स ने सबने लॉ एक ही पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई जो आपको मिसगाइड कर रहा है वो जैसे आपने टोपी पहनाने का वो आपको कुछ नया बता रहा है, बट वो आपको गाइड ढंग से नहीं कर रहा है। अब सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशंस कई बार आती है, मैट्रिमोनियल की या नॉर्मल कंसल्टेशन भी कोई आ रही है, तो मैं सुनता हूँ लड़कियों से, वो बोलते हैं कि सर मेरे साथ इतनी क्रुएलिटीज़ हुई, मुझसे दहेज मांगा गया, ये सब हुआ और ये सब सिचुएशन है। तो क्या मेरे को उसको वही सलाह देनी है उस समय कि आप एक तो दहेज का केस कर दो 498A का, एक 125 का मेंटेनेंस का केस कर दो, एक आप डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल कर दो, और एक आप सेक्शन 9 का केस भी फाइल कर दो उसके अगेंस्ट, पति को वापस लाने के। अगर नहीं आएगा तो आपको फेवर मिलेगा। उसके अलावा आप एक आध केस जो भी मिसलेनियस केसेस में बहुत सारे केसेस चलते हैं, पैरेलल 5 to 6 प्रोसीडिंग्स होती है हस्बैंड के खिलाफ, तो ये सारी कंसल्टेशन में उसको दूँ रेदर देन मैं उसको ये भी तो कह सकता हूँ कि आप एक डाइवोर्स केस फाइल कर दो ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी, लेकिन मैं उसको वो सलाह नहीं दे रहा हूँ। अब दूसरा वकील उसको वो सलाह दे रहा है कि आप 5 केस फाइल करो। अब क्लाइंट के दिमाग में आ रहा है 5 केस मतलब हर केस के लाख रुपए, 5 लाख रुपए मेरी जेब से चले गए। अब मैं क्या मेरे को मिसगाइड तो नहीं कर रहा, आपके दिमाग में यार ये इतने सारे केसेस हो जाएंगे, मैं तो कोर्ट के धक्के खाती रह जाऊंगी। ये लड़का भी हो सकता है, हस्बैंड के साइड से भी 2-3 केस फाइल होते हैं, लेकिन अब आपको समझना है कि शायद मैंने एक सिचुएशन को समझा और मैंने उसको वो 5 केसेस की सलाह नहीं दी,
मैं उसको मिसगाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि सीधा अगर मैं डाइवोर्स के लिए जाऊँ, या मैं इसके हस्बैंड को एक सलाह दूँ इसको कि आप अपने हस्बैंड को कन्विंस करो, या मेरे थ्रू हम उससे एक मीटिंग रखें कि ये केस म्यूचुअल कंसेंट से ख़त्म हो जाएगा, आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले लो, 5 केसेस की भागा थोड़ी छोड़ दो, या फिर मैं आपको डाइवोर्स का केस ही बनाने के लिए फाइल करूँगा। तो मैंने आपको 5 लिटिगेशन से बचा लिया और आपके 1 लाख रुपए लगे अब, जो वहाँ 5 आ रहे थे, और आपकी भागा थोड़ी ख़त्म हो गई, वरना आप हर दिन लॉयर के ऑफिस में बैठे रहोगे पूरा दिन। ये राइट गाइडेंस है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा वो लॉयर दूसरा लॉयर है, कोई वो रॉन्ग गाइडेंस है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि जब मैं कोई केस फाइल कर रहा हूँ डाइवोर्स का, तो मैं उसमें लिख रहा हूँ कि क्योंकि मेरे साथ इतनी सारी क्रूएलिटीज़ हुई, मुझे मारा पीटा गया इस तारीख को जब मैं घर में शादी होकर आई, फिर मेरे से दहेज मांगे, फिर मैंने 2 लाख रुपए घर में दिए, फिर मैंने गाड़ी दी, मैंने दहेज में सब कुछ दिया, मेरी ज्वेलरी इन्होंने ले ली, और मैं डाइवोर्स फाइल कर रही हूँ। यही मैं लिख रहा हूँ एक पिटीशन के अंदर। मैं वो केसेस नहीं फाइल कर रहा। लेकिन फिर कोर्ट मेरे से पूछ रहा है कि अगर आपसे दहेज मांगा गया तो आपने 498A के लिए क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल करी? अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, अब्यूज़ हुआ था, तो आपको मारा पीटा गया, तो उसके मेडिकल्स कहाँ हैं? और मेडिकल्स थे तो आपने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक अलग एक्ट बना रखा, 2005 DV एक्ट 2005 है, आपने उसमें कोई कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करी? तो आप एक लूप में हो कि कोर्ट आपको क्वेश्चन करने लगी। आप कह रहे हो मैं कोर्ट का टाइम बचा रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं, मैंने सेपरेट लॉज बनाए हैं सब हर चीज़ के लिए। आपको उसमें जाना था, 498 IPC में दे रखा है, FIR होती है उस पर, आप उसको टेक ओवर करते, आप डोमेस्टिक वायलेंस में जाते, आप मेंटेनेंस का केस डालते अगर आपको खर्चा चाहिए था, तो यहाँ पर क्यों आ गए? और मैं आपको डाइवोर्स दूँ, मुझे तो अगर आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं है, और शायद आपका केस सस्टेनेबल नहीं है डाइवोर्स के अंदर, आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि ये सारे जो केसेस अगर मैं फाइल करके फिर डाइवोर्स डालता हूँ, तो वो सारे भी एविडेंसेस है कि मैं इन केसेस में जीता हूँ, या फिर इन केसेस में मैंने क्या क्या गवाहियों में प्रूफ करवाया, टेस्टिमनीज के अंदर। तो अल्टीमेटली वो केसेस भी फिर रेलेवेंट हो जाते हैं। तो हमें देखना पड़ता है, पर्टिकुलरली अब जो लॉयर्स मिसगाइड करते हैं वो हर क्लाइंट को एक ही सलाह दे देते हैं। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड केस भी है तो वो कहेंगे 5 केस डाल दो, क्योंकि वो पता है यार फिक्स हो गया, 5 लाख 6 लाख रुपए आ जाएंगे, चलते रहेंगे केस, बीच में सेटलमेंट करवा के एक अमाउंट फिक्स करके हम भी ले लेंगे। लेकिन कुछ लॉयर्स यहाँ पे समझदारी दिखाते हैं। आई थिंक बहुत लॉयर्स ऐसे, ऐसा नहीं कि सारे ही लॉयर्स, बहुत लॉयर्स ऐसे जो क्लाइंट को डायरेक्शन ही सही देंगे कि आप इतने केसेस मत फाइल करो, कोई लॉजिक नहीं है, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, आप अच्छा कमा रहे हो। वो गाइड कर देगा क्लाइंट को कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, बट कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, कोई MLC नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, मत जाओ, कुछ प्रूफ नहीं होगा तो मत फाइल करो। क्रूएलिटी हम दिखा देंगे, एब्यूजिव लैंग्वेज में, इकोनॉमिक एब्यूज, सब कुछ दिखा देंगे हम लोग। तो अभी आप ये वाला केस फाइल करो। तो इसे डायरेक्शन कह सकते हैं। मिसगाइड लॉयर्स करते हैं, ये बात फैक्ट है, बहुत लॉयर्स मिसगाइड करते हैं। मेरे पास जितनी भी कंसल्टेशन आती है, आई थिंक एक लेडी थी, उसने मुझे बोला था कि मैं 15-20 लॉयर्स को कंसल्ट कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी सिटी में। आई थिंक शी वाज फ्रॉम कोलकाता। तो का आपसे मेरे को लास्ट में गाइडेंस सही मिली है कि यही केस करना है, इसके अलावा आगे जाना ही नहीं है। मैंने उनको सिंपल रास्ते ही बता दिया था, बहुत सिंपल रास्ता था उनके केस का। तो देयर इज़ अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड जो लॉयर्स नहीं कर पा रहे। और बेसिकली मुझे भी इसका रीज़न नहीं पता, अब ये मनी मार्केट है क्या है, बट चीटिंग तो नहीं कहेंगे। कई बार शायद उस लॉयर के दिमाग में ये होता भी होगा कि अगर हम सारे केस नहीं फाइल करेंगे तो हम लैक ऑफ एविडेंस रहेंगे, कोर्ट हमसे सवाल कर सकते हैं, तो आप सारे केस ही फाइल करते चलो, जो हुआ है उसके लिए तो जाओ ना। तो इस वजह से शायद कभी ये टेक्निक उल्टी पड़ती है कि आपने एक्स्ट्रा केसेस फाइल कर दिए लेकिन वो प्रूव नहीं कर पा रहे हो? बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा मत लिखो, ज़्यादा एग्जैजरेट मत करो एलिगेशंस को। एक बार एक लड़की थी, आई थिंक उसने मुझसे बोला कि सर मेरा 20 लाख मैंने दिया था, बट क्या मुझे 1 करोड़ रुपए मिल सकता है? मैंने कहा 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए क्यों? कह रही नहीं सर, मुझे लगता है ऐसा कि पैसा तो बहुत है उनके पास, उनके पेरेंट्स की इतनी प्रॉपर्टी है, उसके लड़के की इतनी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा आपको उल्टा भी पड़ सकता है, और मैं आपको इस सलाह में पहली बात मैं तो फेवर करूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे को गलत काम करने के लिए बोल रहे हो। कह रहे नहीं आप अपना इतना परसेंटेज रख लेना। मैं कहा नो, आई वॉन्ट टेक एनी परसेंटेज, मेरी फीस मेरे लिए सफिशिएंट है, जब मैंने आपसे मांग ली, मैं गलत काम तो नहीं करूँगा, आप किसी और लॉयर को एंगेज कर लीजिए। बट कुछ कंसल्टेशन में सामने आया, और कुछ केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि काफ़ी बार क्या होता है, आपने बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगा दिए, बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिख दी, और आफ्टर अ वाइल आपको पता चलता है कि आप प्रूव नहीं कर पा रहे केस को। अब सपोर्ट करो आपने एक मेंटेनेंस का केस फाइल करा, आपने कहा आई डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, मेरी कोई कमाई नहीं है, मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, मैं डेवेस्टेटेड हूँ लाइफ सोसाइटी से, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कैसे कमाऊँ? और आपने बहुत दिमाग से अपनी इनकम को भी छुपा दिया, सारे बैंक अकाउंट्स, हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता है, आपकी इनकम दिख ही नहीं रही, आप गरीब दिख रहे हो कोर्ट में, आपने कोर्ट से मेंटेनेंस ले ली, सपोज करो इंटर्न मेंटेनेंस आपको मिल गई, लेकिन विद इन अ ईयर हस्बैंड सक्सेसफुली, और या उसका लॉयर उसने एक सक्सेसफुली डिटेक्टिव के थ्रू या खुद का अपना दिमाग लगा के ढूंढ लिया कि आपका बैंक अकाउंट का है,
ये और भी तरीके हैं इसके, अब आधार कार्ड से सारे बैंक लिंक होते हैं। तो उसने सेक्शन 91 CRPC में नोटिस भिजवा दिया बैंक ऑफिशियल को कि एक बार इसके सारे रिकॉर्ड, सारी FD, सारे डिपॉजिट एक बार लेकर आए कोर्ट में, और आपकी इनकम कोर्ट के सामने आ गई। आपके पुराने एम्प्लॉयर या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को भी उन्होंने ढूंढ लिया, तो आपकी जो लाखों की इनकम जो आपने छुपा रखी थी वो सामने आ गई। अब कोर्ट आपके खिलाफ एक्शन लेगा। 340 CRPC में प्रोविजन है, झूठी गवाही देना, झूठे सबूत पेश करना कोर्ट में, तो अब आपके खिलाफ केस बनेंगे, इसके रेपरकशंस होते हैं। और आप कितनी भी कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया भी था, मैंने उसमें एक स्मॉल वीडियो बनाया था जिसमें लड़की ने अपनी इनकम छुपा रखी थी और बाद में उसकी इनकम डिस्क्लोज हो गई थी, मटेरियल फैक्ट्स में उसने छुपा रखा था सब कुछ। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मेंटेनेंस तो हटाई, उसके ऊपर फाइन भी लगाया था। आई थिंक उसकी मेंटेनेंस जितना तो उससे मिला था अभी तक, उससे डबल फाइन था उसके ऊपर, इसी इनकम को छुपाने के लिए। तो वो होता है, रेपरकशंस होता है, साइड इफेक्ट्स होता है अगर आप कुछ झूठ बोलते हो कोर्ट में। ज़्यादा भी लिख देते हो तो भी उसका नुकसान है। मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि जितना ब्रीफ लिखो, जो ज़रूरी है वो लिखो, जो जज को समझ आ जाए। जज को आपकी फ्लोरी इंग्लिश से मतलब नहीं है। अब सपोज़ करो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज अ लॉयर, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लोरी, दो आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, बट आई वुड नॉट बी यूजिंग इट। रीज़न बिंग, मुझे चाहिए कि मेरी जो बात है, मेरी जो टॉक्स है, वो एक सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करे, वो पब्लिक तक पहुँचे, उनको समझ आए कि लॉयर कहना क्या चाह रहा है। जज को समझ आना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। वो एक 3 इडियट्स में चीज़ ना कि कहना क्या चाहते हो। वो जो चतुर बोल रहा होता है, समझ ही नहीं आ रहा, 1 घंटे तक अंग्रेजी पेल गया कुछ बोलिए। आप इंग्लिश स्मूथ रखो, इवन नोटिस के अंदर, केस के अंदर लिमिटेड लिखो। अब मैं इसके पर एक और बात शेयर करूँगा। अभी रिसेंटली एक केस था मेरे पास जिसमें लड़की ने एक वकील करा, उन्होंने बताया बहुत बड़े वकील थे सर, लेकिन उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट डालनी थी मेरे लिए, दहेज की, मारपीट की और इनकम को लेके। तो सर बड़ा गलत काम हो गया मेरे साथ। मैंने कहा हुआ क्या? तो शी सेड कि सर 400 पन्नों की कंप्लेंट डाल दी उन्होंने, 400 पेजेस की, राजस्थान पुलिस स्टेशन में, जयपुर में कहीं। कह रही पुलिस के पास इतना टाइम है, वो 400 पेजेस की कंप्लेंट पढ़ेंगे, और इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। बहुत अच्छी फीस उन्होंने मेरे से ली है। मैं कहा शायद उन्होंने फीस के वसूली करवाई है आपकी, कि 1 लाख रुपये आपने दियोगे तो उन्होंने 400 पेज का कुछ बना दिया। वो 400 पेज लिखा क्या है, मुझे भी भेजो। मैं देख रहा हूँ सारा फॉर्मेटिंग था, मतलब कुछ मटेरियल फैक्ट्स तो नहीं थे। मटेरियल फैक्ट्स आपको 20-50 पेज में आ रहे थे, 10 पेज में, 2 पेज के पुलिस कंप्लेंट में सब कुछ आ रहा है। और पुलिस सच में इतना पढ़ती नहीं है, पुलिस के पास टाइम ही नहीं है। अगर वो पढ़ने लग गई तो वो पूरे दिन पढ़ती रहेगी, वो बाहर फील्ड वर्क कर ही नहीं सकती। तो बेसिकली यही है कि आपको लिमिट रहना है अपने वर्ड्स के साथ, अपनी प्रैक्टिस एरिया के साथ। जितना भी आप क्लाइंट को भी बेसिकली होता है कि आप उतना करो जितना कोर्ट को समझ आ जाए, कन्विंस हो जाए कोर्ट चीज़ों के ऊपर। फालतू एग्जैजरेट नहीं करना है। जो लोग करते हैं, स्टोरीज मैनिपुलेट करते हैं, ज़्यादा कहानियाँ बनाते हैं, फिर वो उन्हीं के ऊपर वापस आ जाती है कि इतना लिख तो दिया, वैसे प्रूफ कैसे करोगे। बूमरैंग। कहानी लिखना आसान है, हाँ बूमरैंग लिख, या आपको कहानी लिखना आसान है, हर वकील आपको गाइड कर देगा, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। कंपनसेशन बनाना है, 20 लाख का बनाओ। अरे 20 लाख दे कौन रहा है आपको? क्यों देगा कोर्ट आपको 20 लाख रुपये? मतलब कुछ भी तो ना लिखना है कि भाई 20 लाख मांग लो, 2 करोड़ मांग लो ना, वो 2 करोड़ मांग लो। अब वकील को पता है, वो खुश हो गया, क्लाइंट 2 करोड़ मिलेंगे, उसके हिसाब से आगे 2 करोड़ मांग लिए तो मिल गए। वकील क्या कर रहा है, वकील 6 महीने बाद तो चेंज हो गया। हाँ। उसने अपने 2 लाख रुपये ले लिए, वो गायब हो गया, मैं तेरा केस नहीं कर रहा। अब वो कह रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ, अब 2 करोड़ रुपये कोर्ट मांगने आ रहा है। कोर्ट ने कह दिया आपका तो मेंटेनेबल ही नहीं है केस, बिल्कुल इनवैलिड ग्राउंड्स पे आपने फाइल कर दिया, तो केस खत्म। उसके 2 करोड़ भी नहीं आए और उसको कुछ मिला भी नहीं, वकील भी फीस लेके चला गया। तो आपको ये समझना है कि जितना लिखोगे उसको सोच समझ के करो। इवन आपको लॉयर भी गाइड कर रहा है तो उसे पूछो सवाल कि ये ठीक है कि नहीं, कल को मेरे ऊपर चीज़ें ना आ जाए, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो मेरे ऊपर ही केस ना बन जाए। सेक्शन 498 है, आपको लगता है कि जो उसका पर्पस था, अब वो पर्पस धुंधला हो चुका है एंड इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, वो ज़्यादा हार्म कर रहा है उसी पर्पस जिस पर्पस के लिए बना था। अब कोर्ट इज़ इन डाउट कि ये सही यूज़ हो रहा है 498A का कि नहीं। केसेस इतने सारे आ रहे हैं कि फेक केसेस लगाए जा रहे हैं। ध्रुव, इसके लिए मैं कह नहीं सकता कि फेक केसेस ज़्यादा है कम है। मेरे को पहले ऐसा लगता था, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड्स के केस आए स्टार्टिंग में। जब मैं प्रैक्टिस आप करते हो तो आपको हर तरफ के केस आते हैं, बट लड़कों के जनरली लड़कों के केस ज़्यादा आते हैं। आई थिंक लड़कियाँ ट्रस्ट नहीं करती है लड़कों पे, वो लेडी लॉयर को प्रेफरेंस देती है कि मैं लेडी लॉयर के साथ करूँगी। उनका एक बॉन्ड बनता है हर बात को शेयर करने का। कई बार फिजिकल इंटीमेसी तक की बातें उनके हस्बैंड की होती है, तो वो लड़के से नहीं शेयर कर पाती, एक जेंट्स से शेयर नहीं कर पाती। तो मुझे शुरू में ऐसा लगता था, मैंने काफ़ी जजमेंट से पढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी जगह क्रिटिसाइज़ करा है लड़कियों को कि फीमेल्स आर मिसयूजिंग द लॉ, जो हमने उनको पावर दी। और काफ़ी जजमेंट्स में ये चीज़ आई निकल के कि जो राइट्स दिए गए थे लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए, उनके राइट्स बचाने के लिए, उसका मिसयूज़ चल रहा है मासिव लेवल पे।
लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, लास्ट के 2 ईयर्स हो गए मेरे को, मैंने मोस्टली लड़कियों को कंसल्टेशन दी है। पता नहीं मेरे पास कंसल्टेशन सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे लड़कियों की आई है, मुझे नहीं पता इसका रीज़न, बट उनको एक ट्रस्ट बना, आई थिंक कुछ कोई रीज़न रहा होगा उनके अंदर कि हम इनसे बात करें। मैंने कितनी लड़कियों से पूछा है कि आपको एलिमनी चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। मेंटेनेंस चाहिए? किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। दे वर नॉट आस्किंग एनीथिंग। कोई फेक केस करना भी नहीं चाह रहे। मैंने किसी से पूछा कि आपके खिलाफ गलत हो, आपसे दहेज मांगा, तो आप दहेज की कंप्लेंट, कह रहे सर मुझे इन चक्करों में पढ़ना नहीं है, मुझे आप सिंपल रास्ता बता दो। तो मेरा प्रोस्पेक्ट चेंज हुआ कि ऐसा नहीं है। मुझे फिर ये फील हुआ कि जो एक्चुअल लड़कियाँ जिनके साथ गलत हुआ है वो लोग कोर्ट में जा ही नहीं रहे, वो फॉल्स केसेस नहीं फाइल कर रही है। वो लड़कियाँ जिनको चाहिए थे रिलीफ, वो तो डिसेंट लड़कियाँ घर बैठे, उनको शादी से अलग होना है अपने पति से। जो लड़कियाँ आई थिंक मैनिपुलेटिव है वो फॉल्स केसेस फाइल कर रही है। वो ऑडियंस अलग ही है, वो पब्लिक ही अलग है। केसेस हो रहे होंगे फाइल, लेकिन मेरा प्रोस्पेक्ट चेंज हुआ कि हर लड़की तो फेक केस फाइल नहीं कर रही। लड़की के इमोशंस अलग है, और लड़के वाले देते हैं, चाहे वो 10,000 भी दे रहे हैं तो उनका एक अलग ही प्रोस्पेक्ट होता है कि हमारे घर में 10 ही थे, हमने निकाल के दे दिए। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ग्राउंड लेवल रियलिटी है। पैसा जाता है, ऐसा नहीं कि वरना अगर नहीं होता तो 498 अभी तक हट चुका होता। इंडिया एक बैलेंस सोसाइटी हो जाता। अगर सारे ही फेक केस होते ना तो ये रूल्स और प्रोसीजर सब खत्म कर दिए जाते सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही। फॉल्स केसेस होना अलग बात है, लेकिन मिसयूज़ होना अलग बात है। तो 498 का पर्पस मुझे भी काफ़ी हद तक अब डिफीट होता दिख रहा है, क्योंकि सच में जो लड़कियाँ मेरे से ही बात करती है, जिनसे मैंने कंसल्टेशन होता है, जितनी लेडीज़ को मैंने कंसल्टेशन दिया, जितनी फीमेल्स को, मेरे को तो सारी ठीक लगी। किसी का भी कोई पर्पस ये नहीं था कि हम मिसयूज़ करें किसी भी लॉ को, नॉट इवन 498 है, बाकी लॉस को भी। वो इन लॉस को भी फंसाना नहीं चाह रहे, कह रहे हैं हम इन लॉस के खिलाफ कोई एलिगेशन भी नहीं लगाने, बस मुझे ये चाहिए कि मेरे को डाइवोर्स चाहिए, कैसे मिलेगा। एंड दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उनको बताना भी चाह रहा हूँ कि आप डोमेस्टिक वायलेंस तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके साथ हुआ है। कह रहे नहीं और कोई तरीका बताओ मेरे को, सिर्फ सिंपल केस से क्यों नहीं मिल सकता। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहिए, एक लूप है, मैं आपको सही बताऊँ, सपोज करो आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, आपकी नहीं चल रही शादी, तो क्यों चलानी है? क्यों ज़बरदस्ती मेरे को कंटेस्ट करना है डाइवोर्स को सालों तक? नहीं रहना, सिंपल सी बात है। तो हिंदू मैरिज एक्ट तो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को मानता है, 7 स्टेप्स लिए 7 जन्मों का साथ है। अगर कोर्ट इतना ईजिली डाइवोर्स भी दे देगा तो हर दिन डाइवोर्स भी हो जाएंगे, लोग शादी करेंगे 6 महीने बोर होकर फिर दूसरी शादी कर लेंगे, वो एक लिव इन रिलेशनशिप की तरह हो जाएगा। तो कोर्ट का काम है मैरिज के सैंक्टिटी को बचाना, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है वो बच भी रही है तो उसका पर्पस तब भी डिफीट हो रहा है। वो लोग अलग अलग ही रह रहे हैं और वो सालों तक केस लड़ रहे हैं। मतलब मुझे 10-10, 20-20 साल केस को लड़ना है कि मुझे शादी में नहीं रहना। कोर्ट स्टेट में डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहता? और अगर मैं हार गया तो डाइवोर्स नहीं मिला, उसके बाद बुढ़ापे में दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकते। तो उसका पर्पस एक्चुअल में डिफीट है काफ़ी लॉस का, जो अभी करंटली प्रिवेलिंग है। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आई थिंक विच इज़ नॉट गोइंग इन अ वे लाइक जैसे वो जा सकती थी। कंज्यूमर कोर्ट में किसी भी कंपनी के अगेंस्ट अगर आपको केस फाइल करना है तो कंप्लेनेंट को वो कौन सी बातें हैं जो ज़रूर पता होनी चाहिए? कंज्यूमर कोर्ट का देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर को कुछ भी ना पता होना तो भी वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। अच्छा। द बेस्ट पार्ट उनको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए उनको वकील की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इवन लेबर कोर्ट के अंदर भी, कि आपको अगर कोई एम्प्लॉयर ने निकाला तो भी आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, आप लेबर कोर्ट में खुद से एक पिटीशन फाइल कर सकते हो, अनलाइक दी अदर कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अब मैं बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर कोर्ट में आप खुद की पिटीशन एज अ कंप्लेनेंट आप सेक्शन 12 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फाइल कर सकते हो, आपको कोई वकील की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल हम बोलते हैं कि वकील रखो, कंज्यूमर कोर्ट भी कई बार आपको बोलता है, क्योंकि अगर आपने वकील नहीं रखा तो दूसरी पार्टी तो रख सकती है, वो नए नए लॉज लेकर आएगी, आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं है, आप एक लेमैन की तरह चले गए, लेकिन क्या पता चीज़ें चेंज हो रखी हो, आपके फेवर में आपका केस ही ना हो और आप उसे लड़े जा रहे हो, तो आप हार जाओगे इवेंचुअली। तो मेन बात उनको ये ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर लॉ के अंदर बेसिकली पता होना चाहिए कि आप वकील आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उनको ये पता होना चाहिए, इसके बाद में सेकंड आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, कि आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जो भी आपको गलत सर्विस मिली है या गलत प्रोडक्ट आपको बेचा गया उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट एक बहुत वाइड एरिया है, मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में इसको समझा नहीं था, मुझे लगा था यार कंज्यूमर कोर्ट बना हुआ है, देखो डेट्स काफ़ी लंबे लगते हैं कंज्यूमर कोर्ट, 1 साल 2 साल की डेट लगती है और कई बार आप परेशान हो जाते हो कि इतने लंबे केस चल रहे हैं, बहुत स्लो प्रोसीडिंग्स है अनलाइक एनी अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन फिर आप ये समझ, मैंने अभी एग्जांपल एक रिसेंट केस से बताता हूँ, मैं शालीमार बाग कंज्यूमर कोर्ट में था, वहाँ पर एक एजेड मैन थे, उन्होंने बाटा का कोई स्लीपर पहना और उनके पैर में कोई इन्फेक्शन हो गया,
डॉक्टर से उन्होंने रिपोर्ट भी निकलवा ली, डॉक्टर कोर्ट में आके बयान दे गया। तो कोर्ट में उसका उनका केस ये था कि सर क्योंकि मैंने चप्पल ली थी 600 रुपये की, मेरे पैर में, मैंने इतनी महंगी चप्पल इसलिए ली थी इस उम्र में कि पैसे जोड़ के कि मेरे को पैरों को आराम मिले, बट मेरे को एक इन्फेक्शन हो गया, तो मैं कंपनी से 1 लाख रुपये कंपनसेशन लूँगा। और एक्चुअल में उस केस के अंदर से 1 लाख रुपये कंपनसेशन मिला। तो आप सोचो कि एक चप्पल आपने 600 रुपये खरीदी है और आप केस जीत सकते हो हर केस के अंदर। तो मतलब मेरा मानना है कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कोई सामान आपने खरीदा, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मेरी मदर ने आई थिंक बहुत पुरानी बात है, जब मैं नई नई प्रैक्टिस में आया था तो मेरे को भी उस समय मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया था कि मेरी मम्मी ने एक मिल्टन से बॉटल ली थी, मिल्टन की, लेकिन उसके ऑथराइज सेलर से। तो बॉटल ली तो उसमें उसने बोला कि 24 घंटे तक पानी इसका ठंडा रहेगा। ऐसा किसी बॉटल में आज तक है नहीं, बट उसने क्लेम कर दिया, उसने लिख के भी दे दिया, एक पर्ची एक इनवॉइस जनरेट मम्मी को करके दे दिया मेरी। अब मेरी मॉम शी वाज कि ठीक है अब ये होगा, इंडियन मॉम्स की तरह उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मेरे को तो अच्छी बॉटल में गई, इतने 600 रुपये में ऐसी बॉटल में गई जिसमें पानी 24 घंटे तक ठंडा रहेगा। वही उन्होंने पानी वानी रखा तो 3-4 घंटे में नॉर्मल हो गया वो। तो कह रहे वापस गए वो दुकानदार के पास कि वापस करो यार, तो 4 घंटे में नॉर्मल हो गया, आपने 24 घंटे बोला, डिफेक्ट है इसमें। वो कह रहा है माता जी हर चीज़ छोड़ना चाहिए होती है, आप कुछ भी थोड़ा मान लोगे। तो कह रहे तो आपने चीटिंग कर दी मेरे साथ, मैं क्यों खरीदती 600 रुपये की बोतल, मैं 200 रुपये की बोतल लेती, मैं किसी और कंपनी की ले लेती, मैं मिल्टन से क्यों लूँगी। तो वो माना ने उसने बदतमीजी करके भगा दिया उनको। तो माई मॉम सेड कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने लीगल नोटिस भेजा, मिल्टन को पार्टी बनाया और उस डीलर को, एंड आई stated everything in the legal notice and I asked for I think 50,000 compensation। अब मानेंगे नहीं 24 आवर्स के अंदर मुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कंज्यूमर लॉस को इसमें मेंशन किया था। 7 डेज़ के अंदर हुआ था पूरा प्रोसेस। 24 आवर्स में मेरी बात हो गई थी मिल्टन कंपनी का, वहाँ के जो AR थे उनका फ़ोन आ गया था मेरे पास महाराष्ट्र से, और हमारी डीलिंग हुई विदिन 7 डेज़। उन्होंने कहा कि आपको जिस शोरूम से जाके बॉटल लेनी है वो ले सकते हो, जितनी महंगी लेनी है वो ले सकते हो, लेकिन हम केस नहीं फाइल करना कंपनी के अगेंस्ट। तो दैट डे आई रियलाइज़ कि एक्चुअली में कंज्यूमर अगर अपने लॉस के बारे में उसको पता हो, राइट्स के बारे में, तो वो छोटी से छोटी चीज़ पे भी केस फाइल करके क्लेम ले सकता है फ्रॉम देयर लॉयर पर्टिकुलरली। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें मेरे फेवर में है। कोई गाड़ी की सर्विस लेट हुई, आपको अपने शोरूम से गाड़ी बुक करी, आपको बोला इस तारीख को मिल जाएगी, उस तारीख को नहीं मिली, आप कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हो, अच्छा क्लेम मिलेगा आपको। कंज्यूमर कोर्ट इज़ देयर फॉर द कंज्यूमर्स ओनली, वो पब्लिक के लिए बना है, वो कंपनीज के लिए नहीं बना हुआ। जैसे लेबर लॉ है, वो लेबर पहले एम्प्लॉयज़ को एंटरटेन करेगा, क्योंकि वो स्पेशल अथॉरिटीज़ है, तो वो आपको सुनेगी पहले। ये मतलब लोगों को लगता है कि यार हम केस डालेंगे हमें कौन सुनेगा, कौन क्लेम देगा। फेयर एंड लवली का केस हुआ था, सबको पता है, एक फेयर एंड हैंडसम का, उसमें शाहरुख खान की ऐड थी कि गोरा होना काला होना। उसने लड़के ने कहा कि भाई मैंने इस क्रीम को 3 हफ्ते लगाया, शाहरुख खान बोलता है गोरा हो जाओगे, मैं तो काला का काला हूँ, मेरा रंग चेंज ही नहीं हुआ, आई एम स्टिल द सेम, मेरा डस्की कलर है। तो मुझे उसने आई थिंक 2 लाख कंपनसेशन लिया था कंपनी से, और उसके बाद से कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में वो चीज़ बोलना बंद कर दिया। तो आई थिंक यू क्रिएट एन इम्पैक्ट व्हेन यू फाइट इवन एज अ कंज्यूमर ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से लोगों को पता नहीं है कि उनके राइट्स क्या है। बहुत छोटा सा एक्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको अगर आप बैठ के पढ़ोगे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स है, तो आपको अपने राइट्स पता चल जाएंगे। और करो फाइल केसेस जब आपको लग रहा है, आपको वकीलों को फीस देने की ज़रूरत भी नहीं है। इवन देयर आर मैनी साइट्स जो आपको लॉस बता देती है। इंडियन कानून पे आपको फ्री जजमेंट्स मिल जाती है। अब जजमेंट्स पढ़ने बैठ जाओ शाम को कि कौन सी जजमेंट मेरे फेवर में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सारी जजमेंट्स आपके सामने आ जाएगी, नेशनल की, स्टेट कमीशन की, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की। आप उनको पढ़ो और देखो कि इसको कैसा डील किया जाता है। सिंपल पिटिशन बनाओ, उसको फाइल कर दो। नहीं भी मिला क्लेम तो क्या हो गया, यू हैव एक्चुअली एटलीस्ट यू हैव फॉट फॉर योर राइट्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत बड़ा एरिया है। मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए बेसिकली कि पहला कि आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा आपको काफ़ी सारी चीज़ों में जो आपको लग रहा है कि नहीं कुछ होगा, वहाँ पे एक्चुअल में क्लेम मिलेगा। बस आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, एक स्टेप फॉरवर्ड जाओ और आपको सब कुछ मिलेगा, और आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में, सबसे बड़ी चीज़। थैंक यू सो मच, दिस इज़ द बिगेस्ट लर्निंग आई थिंक वी हैड ऑल आवर लाइफ। ईडी का हमारे कंट्री में एग्जैक्ट काम क्या है, एंड क्या ईडी जिस तरह से केस हैंडल करती है वो सही है? देखो, मैं ईडी का पहले फुल फॉर्म हम बाकी शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बेसिकली। अब इसको आप इस टेक्निकल टर्म में नहीं समझाऊंगा, जो आपको समझना है, क्योंकि मैनी पीपल वुड बी वॉचिंग दिस पर्टिकुलर शो। आपको समझना है ईडी का सिंपल काम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी है, जो भी सर्कुलेट हो रहा है उसको रोकना, प्रिवेंशन ऑफ दैट मनी जो सर्कुलेट हो रही है मार्केट में। लोग ब्लैक का पैसा वाइट कर रहे हैं, चैनलाइज हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, कि किसी भी जो भी क्राइम से जो भी पैसा आ रहा है
उसको क्राइम प्रोसीड्स कहते हैं बेसिकली इसको, उसको चैनलाइज करके वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये काम ईडी को रोकने का है, सालों से ईडी लगी हुई है। दो फॉर्मुलेशन में बेसिकली वो तो मैं आपको अगर इसको पूरा हिस्ट्री में लग जाऊँ तो 1947 में ईडी की शुरुआत हुई थी। 1956 में बेसिकली एजेंसीज की फॉर्मुलेशन हुआ था, 1956 में 47 के बाद। लेकिन इस यूनिट का भी कोई रोल ज़्यादा हुआ नहीं। पुलिस हमने तो नाम ही कुछ साल पहले सुना। वर्क मतलब ये ऑपरेशंस में नहीं थी। 2005 से ऑपरेशन में आ गई थी। कॉमनवेल्थ गेम सब कुछ हुआ। कॉमनवेल्थ गेम में भी आप देखोगे तो आईपीसी के सारे सेक्शंस है, ईडी का नामो निशान नहीं है जी। ईडी का रोल बेसिकली आई थिंक 2014 के बाद से ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, जब ये एक्साइज केस हुए बेसिकली आम आदमी पार्टी पे और बीजेपी पे, कांग्रेस पे, जब अभी सोनिया गांधी राहुल गांधी पे जब केसेस फाइल हुए तब ईडी का एक एक्टिव रोल दिखा। सुशांत सिंह के केस में ईडी का रोल दिखाई दिया, रिया चक्रवर्ती के केस में। तो अब इनको पावर्स दे दी गई, पहले इनके पास पावर्स नहीं थी, पहले देवर बाउंड बाय द सीआरपीसी ओनली। तो ये लाइक एनी अदर लॉज ये प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे और पुलिस इनसे आगे निकल रही थी। इनकी एजेंसी कोशिश तो कर रही थी, केसेस बहुत सारे, आई थिंक 10 साल का एक टेन्योर रहा है इनका, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 10 से 11 साल का, कि 11 साल में इन्होंने इतनी रेड्स करी लेकिन एक भी केस में इन्होंने कुछ प्रूव नहीं करा था। आई थिंक 11,000 करोड़ 15,000 करोड़ तक का इन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी, केसेस चल रहे थे, प्रूव कुछ नहीं कर पाए थे, दे वर अनसक्सेसफुल। बाद में ईडी को आई थिंक कॉपरेशन नहीं था। आई थिंक हमारे सिस्टम में क्या होता है कि अगर एक इंसान कोई काम कर रहा है तो दूसरे से कॉपरेट नहीं कर रहा, कहते हैं ईडी वाले आ गए यार, पुलिस वाला बोलेगा ईडी वाले आ गए हमारे काम में टांग अड़ाने, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वो फाइल पहले क्लोज करके बैठे हुए। तो ईडी को मिलेगा क्या? पॉलिटिकल प्रेशर सबसे बड़ा, ईडी के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो हर पुलिस डिपार्टमेंट पर होता है, लेकिन ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलती है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर हमेशा ही रहा है। जो भी रूलिंग पार्टीज थी उन्होंने हमेशा प्रेशर पे रखा। अब ईडी थोड़ी इंडिपेंडेंट हुई है कुछ सालों के अंदर, जिसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कि ईडी अच्छा काम कर रही है। लेकिन तो ईडी इज़ ऑल्सो मिसयूजिंग दी लॉज, मैंने काफ़ी ओकेजन्स पे देखी है चीज़। आपने इसे सुना होगा, ईडी का एक बहुत फेमस केस हुआ था संजय सिंह के ऊपर, संजय सिंह दी आम आदमी पार्टी एमपी, उसमें उन्होंने अपॉलॉजी लेटर लिखा था संजय सिंह को। सबसे फेमस केस तो यही है इनका, जो सबको बताया था, 2023 में था या 22 में आई थिंक हुआ था ये, कि चार्जशीट में संजय सिंह का नाम आया था। तो उन्होंने फिर एक अपॉलॉजी लेटर उसको लिख के दिया था कि वी अपोलोजाइज कि आपका नाम गलती से चार्जशीट में आ गया। ईडी से भी मिस्टेक हुई है काफ़ी जगहों पे, और अनलाइक एनी अदर एजेंसी, मतलब ईडी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है नो डाउट, बट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इतना ईजी टास्क है नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मनी इसको संभालना जो इनको दिया हुआ है वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इस पर हर तरह का प्रेशर होता है, गाइडलाइंस होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। दो मैंने काफ़ी टाइम में देखा कि अब ईडी उस तरह से काम नहीं कर रही जिससे पहले कर रही थी। आई थिंक बिकॉज ऑफ द फ्रीडम दैट हैज़ बीन गिवन टू दिस डिपार्टमेंट, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिला है और उनके खुद के एक्ट के पीएमएल एक्ट के थ्रू चलते हैं बेसिकली। ये 3-4 एक्ट्स हैं इनके बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक फेमा एक्ट है इनका, फॉरेन एक्सचेंज मनी रेगुलेशन एक्ट, और सेकंड वन इज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड वन मोर एक्ट इज देयर, FOCA बेसिकली। तो इन FOAC आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर फुल फॉर्म ऑफ दैट एक्ट, उसमें काफ़ी कम ही केस रजिस्टर्ड होते हैं। मेन केसेस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आते हैं और फेमा में आते हैं। अब इसी के अंदर ईडी काम कर रही है, इन दो एक्ट्स के अंदर। अब इंडियन सोसाइटी के अंदर आप देखोगे, चाहे नीरव मोदी का केस है, जितने भी केसेस हैं, ईडी को जितनी भी आप पावर दे दो, स्टिल देयर पीपल आर एबल टू सिक्योर देमसेल्व्स। रीज़न बिंग ये क्राइम ऐसा है जो क्राइम चैनलाइज बहुत ईजी तरीके से हो सकता है। आपको पता है 2 दिन पहले रेड होने वाली है, आप सब कुछ चैनलाइज कर दोगे, लैपटॉप्स हटाने, आपको अपने सिस्टम हटाना, बैंक अकाउंट्स आपको सीज करने हैं। अब ऐसा नहीं हो पा रहा जब से गवर्नमेंट 2014 के बाद, क्योंकि सब कुछ आधार कार्ड से लिंक हो गया, आपके अकाउंट्स अटैच हो जाते हैं। ईडी पहले कि आप करती क्या है, पहले तो आपके अकाउंट्स अटैच कर देगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर देगी, उसके बाद आपसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करेगी अपनी पावर को यूज़ करते हुए, फिर वो आपको कोर्ट में लेके जाएगी। वो डायरेक्टली वो पहले की तरह काम नहीं कर रही, क्योंकि पहले वो आपको एक लीनियंट तरीके से डील कर रही थी, तो आप एस्केपिज्म लेके लोग इंडिया से ही बाहर भाग गए। नीरव मोदी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो है, ईडी इज़ अ डिपार्टमेंट लाइक पुलिस से तो अलग ही है, बट हाँ, अब नाउ आई थिंक वी हैव सीन दैट दे आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। अब पहले से चैनलाइज हो रहा है, बैलेंस हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। लेकिन आपने सुना होगा ना एक शेल कंपनीज़ के बारे में जी। शेल कंपनीज़ क्या करती है, कैसे ऑपरेट करती है? कैसे? कोई भी एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी सब्सिडरी कंपनी का नाम दे देगी और शेल कंपनी बना के, अब उसमें वहाँ कोई बैठा कोई और होता है, वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। मान लो रेड FM का मैंने एक ऑफिस खोल दिया
और मेरा मेन रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है। मैंने एक दूसरा ब्रांच ऑफिस खोल दिया दिल्ली के अंदर शालीमार बाग में, और वहाँ पर मैंने उस शेल कंपनी को क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मैं अपनी ब्लैक मनी को वहाँ से वाइट कर रहा हूँ कन्वर्ट। तो एक कंपनी क्या करेगी, 20 शेल कंपनीज खोल लेगी, उससे स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट करवा देती है, और ऐसे वो चैनलाइज करते हैं मनी। तो EDF क्या करे, उन जगहों पे भी जाके रेड्स कर रही है। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक छोटा एरिया नहीं है, यहाँ पे फैला हुआ है नीचे के ग्राउंड लेवल पे। तो अब उनका काम इतना ज़्यादा टफ है कि अगर वो कई बार गलतियाँ यहाँ होनी ज़रूरी है। ED से गलतियाँ होती भी इसीलिए है क्योंकि उसको पता नहीं कि वो सच में वो शेल कंपनी वहाँ चल रही है, सच में वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कि नहीं हो रही, उनको रेड मारनी है। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी टाइम ले लेंगे तो अब तक तो वो चीज़ें गायब हो जाएगी वहाँ से। ये कोई वैसा क्राइम तो है नहीं ना कि मर्डर करके कोई भागा हुआ है और पुलिस में फ़ोटो सर्कुलेट हो गई। उनको पता है, बट उनको डील करना है, और उनको ये भी देखना है कि वो कितना बड़ा आदमी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में जो इन्वॉल्व होगा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। ही मे बी अ पॉलिटिकल पर्सन, ही मे बी एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। तो उस पर हाथ डालने से पहले भी सोचने की टेंशन रहती है उनको। तो वो प्रेशर की वजह से गलती तो उनसे होती है। एंड वी हैव सीन नंबर ऑफ आई थिंक मिस्टेक्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट। This is like a master class on ED. Thank you so much. आजकल बहुत देखा जाता था व्हाट्सएप चैट्स को एविडेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं कोर्ट्स में, स्क्रीनशॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट्स में। ये वैलिड है? आई मीन इज दिस कैन दिस बी यूज्ड एज अ लीगल एविडेंस? अब आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि व्हाट्सएप चैट हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, ईमेल्स हो गया, इनको यूज़ करना या फिर एज एन एविडेंस इन दी कोर्ट रूम वैलिड है कि नहीं। आपको पहले इससे पहले आपको लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो व्हाट्सएप चैट है इसकी रिलायबिलिटी क्या है कोर्ट के अंदर। यूज़ करना तो अलग फैक्टर है, इसका रिलायबिलिटी क्या है, कोर्ट इसको रेलेवेंट एविडेंस मानता भी है कि नहीं मानता। पहले बार जितने भी स्क्रीनशॉट्स प्रिंट आउट्स आते हैं ये रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस होते नहीं है, दे आर जस्ट कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। इन्हें आप मटेरियल एविडेंस नहीं कह सकते किसी भी केस में अनटिल एंड अनलेस इनके साथ आप 65B का सर्टिफिकेट लगा दो। 65B का सर्टिफिकेट अब बहुत आम हो गया, लोगों को पता है कि इट इनकॉर्पोरेट्स कि जो मैंने एविडेंस निकाला, जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है वो उसी कंप्यूटर से या उसी प्रिंटर से निकला है, और ये इसका प्रमाण देता है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है। तो आई एम गिविंग समथिंग ऑन ओथ एज पर द एविडेंस लॉ कि जो मैंने प्रिंट आउट दिया, जो मैंने CD दी, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स दी है वो वैलिड है। लाइक वट एवर यू आर रिकॉर्डिंग राइट नाउ, अगर आपको इसे कोर्ट में पेश करना है तो आपको इसके साथ भी एक 65B लगाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द CD कि ये वीडियो जेन्युइन है, अक्षय कौशिक जी ने मेरे साथ बैठ के ही बनाई है। अगर इसमें कुछ भी टेम्परमेंट हुआ तो वो आपके खिलाफ केस हो जाएगा क्योंकि आपने 65B फाइल करा। ठीक है, अदरवाइज इसको वैलिड एविडेंस माने नहीं जाएगा, ये रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस ही नहीं है। इसके अलावा भी एक लूप है, आई थिंक लोगों को शायद पता नहीं, काफ़ी लोगों को तो अब पता चल गया इस बारे में क्योंकि लॉयर्स आर देयर टू गाइड द पब्लिक कि जब आप व्हाट्सएप चैट को एविडेंस की तरह क्रिएट करते हो तो पहले तो लोगों का नाम लिखा रहता था ऊपर। तो आप किसी से चैट कर रहे हो, आप जनरली उसका नंबर डिलीट करके तो चैट नहीं करोगे ना उससे, आपको तो नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, और स्क्रीनशॉट आप लगा दोगे कोर्ट में। तो आप जब भी चैट करते हो तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम ऊपर नहीं आना चाहिए, वरना वो क्लेम कर सकते हैं इन्होंने किसी का भी नाम सेव करके मुझसे चैट कर ली। ठीक है, और वो रेलेवेंसी उसकी कोर्ट में ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें उसका नंबर शो हो रहा हो। अब बेसिकली अब आप पूछना चाह रहे हो, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस जो है अगर ये राइट टू प्राइवेसी में आ रहा है तो ये यूज़ कैसे हो रहा है। यस, पहली बात, लोगों को राइट टू प्राइवेसी के बारे में पता नहीं है। राइट टू प्राइवेसी है क्या? आर्टिकल 19, 21, 14 सारे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस को उठाते हो तो वो यही बोलता है कि जब तक आपका राइट, देखो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक चीज़ है और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में एक अलग चीज़ है। तो मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कहता है कि मैं कोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, कोई भी एविडेंस लगा सकता हूँ अनटिल अनलेस वो एक्सकल्पेटरी एविडेंस ना हो, मतलब मुझे बाहर निकालने के लिए ना हो। जैसे लाइक सेल्फ इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी एविडेंस होते हैं। अगर मैंने अपने आप को फंसाने के लिए कोई एविडेंस लगाया है तो वो कोर्ट मान लेगा, लेकिन अगर मैंने अपने आप को बचाने के लिए कोई चीज़ लगाई है तो कोर्ट उस पर डाउट करता है कि ये तो अपने अगेंस्ट होना, अपने फेवर में कोई चीज़ लगा रहा है तो ठीक है हम उस पर चेक ऑन करेंगे, तभी ट्रायल चलेगा। अगर मैंने अपने अगेंस्ट कुछ बोला तो कोर्ट उसको मान लेगा कि वो अपने अगेंस्ट क्यों बोलेगा। तो जब व्हाट्सएप चैट की बात आती है राइट टू प्राइवेसी के अंदर, तो उसके पास इतना राइट तो है कि वो एविडेंस की तरह चैट को लगा दे, लेकिन अनटिल अनलेस की दूसरी पार्टी उसको ये क्लेम करे कि ये जो चैट इसने लगाई है ये मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर रही है। अगर वो ये ऑपोजिशन ले आता है और उसके खिलाफ केस फाइल कर देता है, लेकिन उस चैट में प्रूव होना चाहिए कि इस चैट से आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन है।
अगर नहीं है तो वो एज एन एविडेंस की तरह आप कोर्ट में यूज़ कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने आपसे बात करी, ठीक है, कॉल रिकॉर्ड करना इलीगल है एज़ पर लॉ, मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आईफोन भी इस फीचर को नहीं अलाउ करता है, लेकिन फ़ोन्स में आ रहे हैं ये फीचर। तो अब अगर मैंने आपसे कोई कॉल पे बात करी है, लेकिन अगर मैं आपके खिलाफ केस देख रहा हूँ, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर यहाँ मैं अलाउड हूँ आपकी अपने आप को बचाने के लिए उस रिकॉर्डिंग को यूज़ करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मैं अपने आप का डिफेंस ले रहा हूँ, मेरे पास और कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तब वायलेट करता जब मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर डाल देता या 4 लोगों को शेयर कर देता अलग तरीके से, जिससे आपकी रेपुटेशन हार्म होती या कुछ भी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा हूँ, तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। व्हेन इट कम्स टू कोर्ट प्रोसीडिंग, तो जज के सामने वो आर्टिकल 21 का वायलेशन कैसे हो गया? अब यूज़ करो, व्हाट्सएप चैट लगाओ, कोर्ट्स को सुन रहे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में सब कुछ चलेगा, जितना आप एक दूसरे के अगेंस्ट जा सकते हो। अब आप ये कह रहे हो कि उस समय जब उसने रिकॉर्ड किया तब तो वो ऑफेंस हो गया ना, तब वो ऑफेंस है, लेकिन वो कोर्ट के अंदर जब उसने किया तब वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो वो एज ए डिफेंस यूज़ कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म में उसको यूज़ कर रहा है, या वो अपने एविडेंस की तरफ उसको लेकर आ रहा है, तो वहाँ वो बिल्कुल वैलिड है वो डॉक्यूमेंट उसका। लेकिन जब वो कर रहा था तब वो इनवैलिड था। तो अगर आपको तब पता होता तो आप तब एक केस फाइल कर सकते थे कि मेरी कॉल कैसे रिकॉर्ड की जा रही है, मेरा व्हाट्सएप चैट को कैसे कोर्ट में लगाया जा रहा है। मे बी आई थिंक आई मे बी क्लियर और नॉट क्लियर? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्यों कहा कि हमें क्वालिटी ऑफ लॉयर्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है? एविडेंस टैम्परिंग कितनी ईजी होती है? जितना दृश्यम में दिखाया गया उतना ईजी होता है? डिपेंड करता है माइंडसेट कैसा जिसने क्राइम किया है बेसिकली। मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस जिन पे वीडियो शूट करी हो या इमेजेस क्लिक करी हो वो रखने ज़रूरी हैं, इज़ इट ट्रू? हाँ, रीज़न क्या है कि उन्होंने काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, उन प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्क्लेमर थे ही नहीं। वो हर चीज़ को क्लेम कर रहे थे कि हम शुगर को ठीक कर देंगे, हम थायराइड को ठीक कर देंगे, हम हर्निया को ठीक कर देंगे। कोई बीमारी उन्होंने छोड़ी नहीं जिसका उनके पास क्योर नहीं है, क्योंकि दे बिलीव दैट आयुर्वेदा हैज़ अ मिरेकल कि वो कुछ भी ठीक कर सकता है।